आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर्स इन द एटिक की सीक्वल पेटल्स ऑन द विंड के बारे में। ये फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और प्रीक्वल की तरह ये फिल्म भी वीसी एंड्रूज की नॉवेल पर बेस्ड है। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय कैरन मॉन्क्रेफ। IMDb पर इस फिल्म को रेटिंग मिला है 6.1 आउट ऑफ 10 और 89% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लास्ट फिल्म से एग्जैक्टली 10 साल बाद। हम एक फ्यूनरल में फिर से उन्हीं 3 सिबलिंग से मिलते हैं जो अभी ऑफ कोर्स बड़े हो चुके हैं और कैथी के माध्यम से हमें पता चलता है पिछले कुछ सालों से उनके साथ क्या हो रहा है। 10 साल पहले उस दिन फॉक्सवर्थ हॉल से भागकर क्रिस और कैथी कैरी को लेकर ट्रेन पे तो चढ़ गए थे, मगर उनके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने मन बना लिया था कि वो लोग फ्लोरिडा जाएंगे, मगर उसके बाद वो सोचने का वक्त तक उन्हें नहीं मिला। एज द रिजल्ट वो लोग फ्लोरिडा के बस स्टॉप पे घंटों तक खड़े रहे, होपलेसली, हेल्पलेसली। क्रिस के पास सिर्फ $30 था। वो बस सोच ही रहा था आगे क्या करे। ठीक तभी उनसे बात करने आती है एक लेडी। उनका नाम था हैनी। जब उन्हें पता चलता है ये लोग अनाथ हैं, इनके पास जाने की कोई जगह नहीं, तो वो अपने बॉस से कांटेक्ट करती है। उनका नाम है मिस्टर शेफील्ड। वो एक विडोवर है, परिवार में उनका कोई नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल जरूर है। कैथी और क्रिस से सब कुछ जानकर मिस्टर शेफील्ड ने उसी वक्त उन्हें अपना लिया। उन्हें अच्छी परवरिश दी, उनका अच्छे स्कूल्स में एडमिशन करवाया, बिल्कुल एक पिता की तरह उनका ख्याल रखा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें अपना सरनेम दिया, जिससे डॉलन गैंगर सिबलिंग्स को इस समाज में एक नई आइडेंटिटी मिली। आज उसी महान इंसान की फ्यूनरल चल रही है। उन्होंने जाते वक्त भी अपना सब कुछ इनके लिए छोड़ गए, जिससे इन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी इन तीनों के पास सब कुछ है, पैसा, प्रॉपर्टी, सम्मान, दे आर रिच अगेन, मगर अभी भी ये तीनों अपने माँ को मिस करते रहते हैं। कैथी उन्हें कई बार कॉल करने की भी कोशिश की है, मगर कोरीन तो इनके एग्जिस्टेंस से ही डिनाई करती है। वो अपने हस्बैंड बर्ट, फैंसी पार्टीज और ट्रेंडी ड्रेस ज्वेलरीज को लेकर ही बिजी है। कैथी कभी समझ ही नहीं पाई एक अनजान व्यक्ति अगर उन्हें अपना सकता है, उनसे इतना प्यार कर सकता है, तो उनकी माँ क्यों नहीं। ये गिल्टी फीलिंग्स शायद कोरिन के दिल में भी है, इसीलिए ही तो उसे अभी अभी डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है सबके अनजाने में। लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपने अतीत का सामना नहीं करेगी, ये वो ठान चुकी है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं बची। उसकी इस मेंटालिटी के लिए कहीं ना कहीं उसकी माँ भी जिम्मेदार है, मिसेस ओलिविया फॉक्सवर्थ, जिसने उसे मजबूर किया था अपने बच्चों को एटिक में डालने के लिए। उनके एक्सेसिव रिलीजियस स्टुपिडिटी की वजह से ही कोरिन अपने बच्चों को पाप के निशान मानने लगी थी, शैतान के बच्चे मानने लगी थी। उस क्रिप्टिक बिहेवियर की सजा ओलिविया को अभी मिल रही है। वह भी फॉक्सवर्थ हॉल में, जो अभी एक खंडर बन चुका है, वहाँ अकेले सड़ रही है। उसका अपना कोई नहीं, उसकी अपनी बेटी तक उससे नफरत करती है। वो बार बार अपनी बेटी को जरूर याद दिलाती रहती है कि वो नरक में जाने वाली है, लेकिन वो खुद ये भूल जाती है कि उनका भी परमानेंट एड्रेस वही होने वाला है। दूसरी तरफ हम कैथी, क्रिस और कैरी को देखते हैं लाइफ में आगे बढ़ते हुए। कैथी एक बैले डांसर है, जो हमेशा से ही उसका पैशन था। क्रिस एक फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, पढ़ाई में काफी अच्छा है और अपने टीचर्स का फेवरेट भी। नेक्स्ट आती है कैरी। वो कैरोलिना की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में पढ़ती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, इन फ्यूचर वो एक सिंगर बनना चाहती है। वो लोग अपने अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने पास्ट को भुलाकर मूव ऑन करने की, मगर शायद वो पाप जो उनके खून में दौड़ रहा है उससे आजाद होना इतना आसान भी नहीं। क्रिस और कैथी दोनों ही अभी तक उस अनहेल्दी रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर साथ में ये भी वो लोग जानते हैं कि ये ठीक नहीं, उन्हें इससे बाहर निकलना ही होगा, एक नॉर्मल लाइफ लीड करना होगा उन्हें, नहीं तो वो भी अपनी पेरेंट्स की जैसे ही बन जाएंगे। एक रात वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे और इसी कन्वर्सेशन के चलते हमें पता चलता है 10 साल पहले उस एटिक में उन दोनों में जो रिश्ता कायम हुआ था उससे कैथी प्रेग्नेंट हो पड़ी थी, मगर उसका मिसकैरेज हो गया। भले ही डॉक्टर्स का मानना था वो एटिक में बिताए गए 2 साल तक अच्छा खाना ना मिलने की वजह से हुआ, मगर कैथी मन ही मन जानती थी ये उनका पाप था, वो इसे और कंटिन्यू करना नहीं चाहती थी। उसके डांस क्लास में एक जूलियन नाम का लड़का है, जो न्यूयॉर्क के एक फेमस बैले ग्रुप में लीड डांसर है। उसने कैथी को प्रपोज किया है और ये भी कहा है कि वो उसे भी लीड रोल दिला सकता है। कैथी डिसाइड करती है कि वो जूलियन के साथ न्यूयॉर्क जाकर सेटल करेगी, ऐसे वो क्रिस से दूर भी रह पाएगी और उसका करियर भी सेट हो जाएगा।
इस बात पे क्रिस तो बिल्कुल राजी नहीं होता, क्योंकि वो कैथी से प्यार करता है। कैथी भी करती है, मगर उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। नेक्स्ट डे ही कैथी जूलियन के साथ निकल पड़ती है। उसे उसका डांस ग्रुप तो बहुत पसंद आता है, लेकिन बस कुछ ही दिनों के अंदर कैथी को जूलियन का डार्क साइड भी दिखने लगता है। जूलियन एक ओवर पोजेसिव, जेलस और अब्यूसिव बॉयफ्रेंड है, जो बात न मानने पर कैथी को मारता है, नीचा दिखाता है सबके सामने और फोर्सफुली उससे इंटीमेट भी होता है। वो खुद हजारों लड़कियों से फ्लर्ट करता फिरता है, लेकिन सिर्फ एक दिन कैथी को एक दूसरे लड़के से बात करते देख उसे इतना जलन हुआ कि डांस करते वक्त उसने इंटेंशनली उसे गिरा दिया, जिससे कैथी का पैर टूट गया और साथ में उसका लीड डांसर बनने का सपना भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैथी के जाने के बाद क्रिस भी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। उसके टीचर की बेटी सैरा उसे पसंद करती है और ये वो जानता है, तो क्रिस भी उसके साथ एक रिलेशनशिप इनिशिएट करता है, लेकिन वो इस बारे में कैथी को नहीं बताता। तो जब जूलियन के बिहेवियर से तंग आकर कैथी घर वापस लौट आती है, तो उसे झटका लगता है, ऐसा झटका जिसे वो जूलियन के पास वापस जाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसे पता है उसके रहते क्रिस कभी भी सैरा के साथ खुश नहीं रह पाएगा। जूलियन भी कैथी से माफी मांग लेता है और जो लड़की लीड डांसर बन रही थी उसके शूज में कांच का टुकड़ा रख देता है, जिससे मेन एक्ट के बस कुछ दिन पहले ही कैथी को वो रोल मिल जाता है। फाइनली आती है कैरी। वो छोटी सी कैरी अभी बड़ी हो चुकी थी, हाई स्कूल में पढ़ती है, मगर उसके शरीर में अभी तक कोई ग्रोथ नहीं आया। 2 साल तक उस अंधेरे एटिक में कैद रहने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण आज उसकी ऐसी हालत है। ना उसकी हाइट बढ़ी, ना कॉन्फिडेंस। उसके क्लासमेट्स उसे इस बात पे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस सब से आजादी पाने के लिए कैरी न्यूयॉर्क भागती है कैथी के पास, उसके साथ रहने के लिए। इसमें जूलियन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो कैथी भी मान जाती है। सब कुछ जैसे ठीक हो रहा था धीरे धीरे। कोई 100% खुश तो नहीं था, मगर कोशिश पूरी थी उनकी। क्रिस भी धीरे धीरे सैरा के साथ सेटल्ड हो रहा था। देखते देखते मेन एक्ट का दिन आ जाता है। क्रिस न्यूयॉर्क जा पहुंचता है कैथी को चीयर अप करने के लिए, मगर उसे कुछ और भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। वो ग्रीन रूम में कैरी और जूलियन को इंटीमेट हालत में देख लेता है। प्रोटेस्ट करने पर जूलियन डिनाई करता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। कैथी भी उसके पीछे पीछे भागती है उसे रोकने के लिए, मगर जैसे ही वो जूलियन से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जूलियन और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और हड़बड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। कैथी तो बच जाती है, मगर जूलियन गुजर जाता है। नेक्स्ट सीन है 10 महीने बाद का। हमें पता चलता है कैथी का एक बेटा हुआ है, जोड़ी। कैथी उसे लेकर बहुत खुश है और वो अभी अपने सिबलिंग्स के साथ ही रहती है। क्रिस अभी भी सैरा को डेट कर रहा है और कैरी अभी पहले से कई ज्यादा स्मार्ट, कॉन्फिडेंट बन चुकी है। रिसेंटली उससे मुलाकात हुई है एक लोकल मिनिस्टर की, जो एक अच्छा इंसान है। कैरी के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर जज नहीं करता उसे, बल्कि उसके इनर ब्यूटी को पहचान लेता है। वो एक दिन कैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है। कैरी भी उसे पसंद करती थी, मगर शादी के लिए श्योर नहीं थी। असल में वो अभी तक अपने अतीत को भुला नहीं पाई। ओलिविया की वो बातें कि उनका जन्म एक बहुत बड़ा पाप था, उनके खून में पाप बह रहा है, उसके कान में गूंजती रहती है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सच है, क्योंकि वो कैथी और क्रिस के सीक्रेट के बारे में जानती है। वो लोग जब उस रात बात कर रहे थे तो उसने सुना था, और वो खुद भी तो जूलियन के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सब पाप ही तो है। लेकिन कैथी उसे समझाती है कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, कैरी को ये शादी कर लेनी चाहिए। कैरी राजी हो जाती है, लेकिन उसके सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि उसके शादी में उसकी माँ कोरीन आए। इतने सालों में इतना कुछ हो गया, मगर कैरी ने कभी अपने माँ को नहीं भूली। कोरीन एक सोशलाइट है, न्यूज़पेपर मैगजीन पर उसके अपडेट्स आते ही रहते हैं। कैरी उन्हें रेगुलरली फॉलो करती रहती है। उसे ये भी पता है कि वो रिसेंटली अपने पिता का मैंशन फॉक्सफोर्थ हॉल को रेनोवेट कर रही है। इवन उस एटिक को भी हमेशा हमेशा के लिए सील कर रही है, जिससे कभी किसी को उसके करतूतों के बारे में पता ना चले। लेकिन एक दिन खुद उसका अतीत ही चलकर उससे मिलने आता है। कैरी आती है अपने माँ से मिलने, उसे अपने शादी में इनवाइट करने, लेकिन कोरीन फिर से एक बार उसे ठुकरा देती है। सबके सामने उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। कैरी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। बचपन से वो अपने माँ के पास जाने के लिए तरसती रही। इतना कुछ करने के बाद भी वो कोरीन से प्यार करती रही,
लेकिन कोरिन कभी उसे एक्सेप्ट ही नहीं की। तो कैरी भी पॉइजन कोटेड डोनट्स खाकर सुसाइड कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी उसकी माँ उन्हें मारना चाहती थी। कैरी के गुजर जाने के बाद कैथी को डस्टबिन में से बहुत सारे लेटर्स मिलती हैं जो कैरी ने इतने सालों में अपने माँ को भेजी थी, लेकिन हर एक लेटर्स वापस आ गई। कैथी का अपना माँ के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 10 साल पहले उसने ही कोरी का खून किया था और आज उसी के कारण कैरी को सुसाइड करनी पड़ी। ये भी तो खून ही है। नफरत तो कैथी पहले ही करती थी, अभी वो डिसाइड करती है कि वो चुप और नहीं बैठेगी, अपनी माँ से बदला वो लेके रहेगी। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो जाके मिलती है कोरिन के हस्बैंड बर्ट से। कोरिन अपनी खुशी को लेकर इतना ज्यादा बिजी रहती है कि वो बार्ट को भी वक्त नहीं देती, ना उससे प्यार जताती है। इतने सालों में उनका कोई बच्चा भी नहीं था। कैथी इसी बात का फायदा उठाती है। वो अपने माँ के हस्बैंड के साथ अफेयर स्टार्ट करती है, मगर उसके इस प्लान से क्रिस सहमत नहीं था, क्योंकि वो जानता था इस बदले के आग में कभी न कभी कैथी को भी जलना पड़ेगा। मगर कैथी नहीं मानती। वो वर्जीनिया शिफ्ट कर जाती है बार्ट के करीब रहने के लिए, तो क्रिस से भी उसका डिस्टेंस बढ़ने लग जाता है। हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो दोनों बात तक बंद कर चुके थे। इसी बीच सैरा के डैड क्रिस को फोर्स करने लग जाते हैं शादी के लिए। ऑलरेडी 1 साल हो चुका था, तो क्रिस भी फाइनली मान ही जाता है, लेकिन वो फिर से कैथी को इस बारे में अनजान रखता है। वो तो जब सैरा जाती है कैथी से मिलने, तब उसे पता चलता है कि वो दोनों एंगेज्ड थे और साल के एंड में उनकी शादी भी हो रही है। कैथी को फिर से एक बार झटका लगता है, लेकिन वो क्रिस के लिए खुश भी थी। देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और वो तारीख आ जाता है और कैथी जाती है अपने घर अपने भाई से मिलने। उसे पता चलता है क्रिस अभी भी उससे ही प्यार करता है। कैथी के मन में भी उसके लिए सच्चा प्यार था, तो वो लोग खुद को रोक नहीं पाते, पैशनेटली किस करने लग जाते हैं और ऐसे ही वक्त सैरा उन्हें देख लेती है। ऑब्वियसली क्रिस की शादी टूट जाती है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उनके इस रिलेशनशिप की बात भी फैल जाती है चारों तरफ। उनकी बहुत बदनामी होती है। क्रिस का तो करियर ही बर्बाद हो चुका था। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली वो लोग ये रियलाइज करते हैं कि वो लोग एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। तो क्रिस कैथी के साथ कैलिफोर्निया जाकर सेटल करने की बात करता है। वहां उन्हें कोई नहीं पहचानता, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन कैथी अपना प्लान छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। क्रिस उसे समझाता है कि बार्ट कभी भी कोरिन को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके पास ही सारा पैसा है। मगर इसी बीच कैथी रिवील करती है कि वो बार्ट के चाइल्ड से प्रेग्नेंट है। कैथी जानती है बार्ट एक बच्चे के लिए तरस रहा है और इसी बच्चे के जरिए वो उसे कोरिन से छीन सकती है। इस बार झटका क्रिस को लगता है। कैथी उसे समझाती है प्यार तो वो उससे ही करती है, लेकिन अब इतनी दूर आ चुकी है तो इसे खत्म करना ही होगा। फाइनली क्रिस भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। कैथी को बार्ट से पता चल जाता है कि फॉक्सवर्थ हॉल का रेनोवेशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द कोरिन वहां पर एक पार्टी थ्रो करने वाली है, एक न्यू स्टार्टिंग के खुशी में। तो कैथी उसी दिन को सिलेक्ट करती है अपना बदला पूरा करने के लिए, अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। जब कोरिन उस दिन सबके सामने अपने पति और माँ के साथ टोस्ट कर रही थी, ठीक तभी कैथी वहां पर जाकर पहुंच जाती है, उसी ड्रेस में जो कोरिन ने 10 साल पहले इसी घर में ऐसे ही एक पार्टी में पहनी थी। कैथी सभी गेस्ट्स के सामने रिवील करती है इस घर के डार्क सीक्रेट्स को, उस सील्ड एटिक के सीक्रेट्स को और अपने माँ और दादी के करतूतों के बारे में। सभी गेस्ट बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। खुद कोरिन भी कुछ देर के लिए स्टंट हो चुकी थी, मगर वो बहुत जल्द खुद को संभाल भी लेती है। एज यूजुअल सारी बातों को डिनाई करती है, अपने माँ से सपोर्ट मांगती है, मगर इस बार ओलिविया उसे और सपोर्ट नहीं करती। शायद वो भी जानती थी कि उनका पाप का घड़ा भर चुका है, तो वो खुद कन्फेस कर लेती है और कोरिन को भी करने के लिए कहती है। कोरिन करती भी वैसी ही है, लेकिन जब कोरिन बार्ट को लेकर निकल जाने की कोशिश करती है, तब जाके कैथी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में रिवील करती है। इतना सब कुछ बार्ट के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। वो समझ चुका था कि कैथी ने सिर्फ उसे यूज किया है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उधर कोरिन जाती है अपने माँ के पास। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे लग रहा था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं। कैथी हमेशा से ही उससे नफरत करती थी, इसीलिए उसे हर्ट करने की कोशिश कर रही है। ओलिविया उसे उसके गलती का एहसास दिलाने के लिए एक प्रेजेंट देती है।
उसके बेटे कोरी की स्केलेटन, जो उन्होंने कभी दफनाया ही नहीं। तभी क्रिस कमरे में आता है अपने माँ से मिलने और हमें पता चलता है कि कोरिन अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकती है। वो क्रिस को लेकर पेंसिल्वेनिया भागने की बात करती है, अपने बेटे को लेकर घर बसाने की बात करती है। क्रिस को तो अपने माँ से ही घिन आ रही थी, मगर ओलिविया बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं लग रही थी। वो कोरिन को जानती है, पहले वो अपने पिता को भी ऐसे ही झांसे में फंसा कर रखती थी। यही तो फॉक्सवर्थ ब्लड लाइन का नमूना है। जब क्रिस भी उसे अपनाने से मना कर देता है तो कोरिन पागल हो जाती है और मोमबत्ती से कमरे में आग लगा देती है। पूरे कमरे में आग लग जाती है। क्रिस कोरिन को लेकर तो भाग जाता है, मगर बार्ट ओलिविया को बचाने जाता है, जिससे ओलिविया के साथ उसकी भी जलकर मौत हो जाती है। फाइनली हम पूरे फॉक्सवर्थ हॉल को आग के चपेट में देखते हैं और यहीं से शुरुआत होती है एक नई चैप्टर की। 6 साल बाद हम क्रिस एंड कैथी को देखते हैं, कैथी के दोनों बेटे जोडी एंड बर्ट जूनियर के साथ। एज प्लान्ड बिफोर वो लोग कैलिफोर्निया जाकर सेटल्ड हो चुके हैं एज अ फैमिली, लौट चुके हैं अपने पुराने सरनेम में। तो अभी क्रिस एंड कैथी की नई आइडेंटिटी है मिस्टर एंड मिसेस टॉलन गैंगर। फाइनली हम कोरिन को भी देखते हैं, उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाला गया है जहां उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। अभी ऐसी हालत में तो उन्हें कोई सजा नहीं हो सकती, लेकिन भगवान ने शायद उन्हें अपने तरीके से सजा दे ही दिया। द एंड। दोस्तों ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाती है। मैं बाकी के 2 पार्ट्स भी बहुत जल्द एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, यानी कि अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।